Students, very good morning to all of you. Namaste, Assalamu alaikum, Sat Shri Akal. Myself Suresh Kumar, and today I am going to take chapter number 3 from class 10th mathematics. The name of the chapter is pair of linear equations in two variables. तो शुरू कर लेते हैं आज के अपने टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. स्टूडेंट्स, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जाने से पहले मैं बात करना चाहूँगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कब एग्जिस्टेंस में आती है, कब कोई इक्वेशन टू वेरिएबल की बन जाती है और कैसे बन जाती है, इसकी हम बात करेंगे. तो उससे पहले मैं बात करूँगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की. तो स्टूडेंट्स, यूजुअली आपने देखा होगा, आप इक्वेशंस छठी से सेवन्थ में, आठवीं में, नौवीं में, 10वीं में करते आए हो. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो करते आए हो, है ना, करते आए हो ना, की होंगी, ज़रूर की होंगी. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बीच में आपने देखा था कि वहाँ पर अक्सर एक वैल्यू जो होती थी वो अननोन होती थी. एक वैल्यू जो होती थी वो अननोन होती थी, और उस अननोन वैल्यू को ही डिनोट करने के लिए हम वेरिएबल का यूज़ करते थे. क्योंकि एक अननोन वैल्यू थी तो एक ही वेरिएबल का यूज़ करते थे, ठीक है. और उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती थी वो 1 होती थी, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाता था. लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस में क्या होता है कि यहाँ पर दो वैल्यूज़ जो होंगी वो अननोन होंगी. क्या? दो वैल्यूज़ जो होंगी वो अननोन होंगी, और दोनों की दोनों वैल्यू को डिनोट करने के लिए हम अलग अलग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं. तो क्योंकि यहाँ पर जब आप स्टेटमेंट को इक्वेशन में तब्दील करोगे तो दो वेरिएबल्स का यूज़ होगा, और दोनों वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होगी वो 1 होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होगी वो 1 होगी, इसलिए वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाती है. अब देखो किस तरीके से कंडीशंस पैदा होती हैं जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जन्म देती हैं. जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल करके रखी हुई है, या एग्जांपल को करने की कोशिश कर रहा हूँ. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एग्जिस्टेंस कैसे होती है. मान लेते हैं आप 5 सेब खरीदना चाहते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है, नंबर ऑफ़ एप्पल्स यू वांट टू बाय. मान लेते हैं 5 सेब खरीदना चाहते हो, ठीक है, और साथ ही साथ आप 10 मैंगोज़ को भी ख़रीदना चाहते हो. 5 सेब लेना चाहते हो और 10 आप मैंगोज़ को ख़रीदना चाहते हो. लेकिन आपको ये पता नहीं है कि एक एप्पल की कॉस्ट कितनी है, ठीक है, एक सेब की कॉस्ट कितनी है, या फिर एक मैंगो की कॉस्ट कितनी है. ये दोनों की दोनों चीज़ें आपको पता नहीं है. एक एप्पल कितने का आएगा नहीं पता, एक मैंगो कितने का आएगा नहीं पता, लेकिन आप ख़रीदना चाहते हो 5 सेब और 10 मैंगोज़ को ख़रीदना चाहते हो. अब जब आपने उनको ख़रीदा तो आपने टोटल मनी जो उनको दी, दुकानदार को दी, 5 सेब और 10 मैंगोज़ को ख़रीदने के लिए, वो आपने स्पेंड की है 100 रुपये, ठीक है. 100 रुपये में आपने 5 सेब भी ले लिए और 10 मैंगोज़ भी ले लिए. अब बताओ भाई, एक सेब की कॉस्ट कितनी पड़ी आपको और एक मैंगो की कॉस्ट कितनी पड़ी आपको. तो ना तो आपको यहाँ पर एप्पल की कॉस्ट का पता था और ना ही मैंगो की कॉस्ट का पता था, ठीक है. तो यहीं से ही आपको क्या एक चीज़ देखने को मिलेगी कि दो वेरिएबल्स का यूज़ होने वाला है दोनों अननोन वैल्यूज़ को डिनोट करने के लिए. तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं इसको जब इस कंडीशन को या फिर इस स्टेटमेंट को अगर मुझे इक्वेशन में तब्दील करना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ. मैं लिख सकता हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है. मान लेते हैं मैं इसको सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ. तो मैं क्या करूँगा, इसको स्टेटमेंट को इक्वेशन में तब्दील करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल. मान लेते हैं 1 एप्पल की कॉस्ट जो है वो क्या है, x है, ठीक है. इसी तरीके से लेट द कॉस्ट ऑफ
1 मैंगो। मैंगो की कॉस्ट, एक मैंगो की कॉस्ट का भी आपको पता नहीं था, तो उस एक मैंगो की कॉस्ट को आप मान लेते हैं y, क्योंकि ये दोनों अननोन थे तो दोनों के लिए वेरिएबल का यूज़ हो गया। कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल x, कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो y। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब चलते हैं कंडीशन के मुताबिक। देखो यही चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ कि कैसे स्टेटमेंट को इक्वेशन में तब्दील किया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसीलिए मैं बार बार बताता हूँ कि स्टेटमेंट के बीच में कोई ना कोई आपको कंडीशन ज़रूर दे के रखी हुई होगी, जिसके मुताबिक आपको उस स्टेटमेंट को एक इक्वेशन में तब्दील करना है, बराबर करना है, चीज़ों को बराबर करना है। तो यहाँ पर भी वैसे ही होगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन के बीच में हम देखते हैं कि जितने भी उसने सेब खरीदे और जितने भी उसने मैंगो खरीदे, उन दोनों को खरीदने के लिए 5 सेब और 10 मैंगोज़ को खरीदने के लिए टोटल उसने 100 रुपया खर्च किया है। तो यहाँ पर आप इक्वेशन करने वाले हो इक्वल टू 100, 100 रुपये के बराबर आपका खर्चा होने वाला है। तो देखो वो खर्चा कैसे बनेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप स्टेटमेंट को कैसे इक्वेशन में तब्दील करोगे। आपको एक चीज़ का तो पता ही है, कॉस्ट ऑफ, अगर 1 एप्पल आपके पास में है तो 1 एप्पल की कॉस्ट को आप अगर नंबर ऑफ़ एप्पल्स के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो एप्पल्स की टोटल कॉस्ट निकल जाएगी कि नहीं। ठीक वैसे ही कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो को अगर आप नंबर ऑफ़ मैंगोज़ के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल कॉस्ट ऑफ मैंगोज़ निकल जाएगी। और लास्ट में अगर आप कॉस्ट ऑफ मैंगोज़ प्लस कॉस्ट ऑफ एप्पल्स को जोड़ोगे तो आपके पास में कितना खर्चा, जितना आपने खर्च किया, कितना किया था 100 रुपया, तो 100 रुपये के बराबर आपकी वो कॉस्ट आनी चाहिए कि नहीं। तो यही तो कंडीशन है, इसी कंडीशन के मुताबिक मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। तो मेरे पास में क्या बनती है कंडीशन के मुताबिक इक्वेशन, कॉस्ट ऑफ एप्पल जो थी हमारे पास में, कॉस्ट ऑफ एप्पल क्या थी x, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल थी ये x। इस x को अगर मैं नंबर ऑफ़ एप्पल्स के साथ में मल्टीप्लाई करूँ तो नंबर ऑफ़ एप्पल्स कितने थे मेरे पास में 5, तो ये मेरे पास कॉस्ट किसकी बन जाएगी, ये बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स। इसके बीच में अगर मैं कॉस्ट ऑफ मैंगोज़ को जमा कर दूँ तो कॉस्ट ऑफ मैंगोज़ कैसे निकलेगी, वो निकलेगी कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो जो कि y है इनटू टोटल नंबर ऑफ़ मैंगोज़ जो कि 10 है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगी कॉस्ट ऑफ एप्पल्स, ये बन गई कॉस्ट ऑफ मैंगोज़। इन दोनों को अगर मैं जमा करता हूँ तो मेरा जो खर्चा आना चाहिए वो 100 रुपये के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे ही तो हमारे पास में ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बन गई, है ना। कैसे बनी ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें आपके पास में अननोन थी, 2 चीज़ों की वैल्यू का आपको पता नहीं था। उन दोनों चीज़ों की वैल्यू को डिनोट करने के लिए आपने अलग अलग वेरिएबल्स का यूज़ किया, ठीक है, दोनों चीज़ों के लिए। तो तब जाके आपके पास में ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एग्जिस्टेंस में आती है, जब आपके पास में 2 अननोन चीज़ें होती हैं, ठीक है। और उन्हीं को ही डिनोट करने के लिए एक x वेरिएबल और एक y वेरिएबल का आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनती है। यहाँ पर अगर आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करो, ठीक है, इक्वेशन के ये जो आपके पास में इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके अगर आप सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश करोगे तो आपको इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देखने को मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आपको देखने को, तो देखो भाई कैसे आपको मिलेंगे, जब आप यहाँ पर x की कुछ वैल्यू को पुट करोगे तो जाहिर सी बात है आपके पास में y की भी कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर मिल जाएगी। जैसे आपने पहले भी किया होगा टेबल बना करके, जैसे मैंने आपको समझाया भी था, इस तरीके से अगर मैं टेबल बनाता हूँ, मैं कुछ ही वैल्यूज़ को निकालूंगा, बाकी आप समझ जाना, क्योंकि ये पहले भी किया है। मान लेते हैं ये x है और ये y है, इस साइड में x की वैल्यू लेता हूँ तो x की वो वैल्यू लेने पे y की क्या वैल्यू निकल रही है। तो देखो मान लेते हैं
मैं सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो ज़ीरो ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? ज़ीरो। अरे भाई x की वैल्यू अगर आप ज़ीरो लोगे तो क्या ये इक्वेशन टू वेरिएबल की रह जाएगी? नहीं। जब आप x की वैल्यू ज़ीरो लोगे तो ये वेरिएबल ही ख़त्म हो जाएगा, तब तो ये इक्वेशन टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो रहेगी नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की सबसे पहली कंडीशन ही यही है कि जो भी वेरिएबल उसके बीच में आ रहा है उसके कोएफिशिएंट की जो वैल्यू है वो कभी भी इक्वल टू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोएफिशिएंट की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ 1 होगा। y के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साथ कुछ नहीं है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 होगा। तो 1 1 है कोएफिशिएंट, ना कि ज़ीरो। अगर ज़ीरो होता तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रहती ही नहीं। तो दोनों का कोएफिशिएंट जो है x का भी और y का भी कोएफिशिएंट ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब 1 2 3 4 हो सकता है, लेकिन कभी भी ज़ीरो इसका कोएफिशिएंट नहीं आएगा। तो जैसे यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 1 भरता हूँ, मान लेते हैं कि आपके पास में कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल जो है वो 1 रुपया है। उस केस में आपके पास में y की वैल्यू क्या आएगी? तो देखो, सॉल्व करके देख लो। मैं पहली वाली को सॉल्व कर रहा हूँ। जब आपने x इक्वल टू 1 लेके रखा है तो आप लिखोगे व्हेन x इज़ इक्वल टू 1। जब हमारे पास x इक्वल टू 1 है तब y क्या हो जाएगा? देन y विल बी इक्वल टू, कर लेंगे, भर दो भाई इक्वेशन के बीच में x की जगह 1, तो 1 इंटू 5, ठीक है, प्लस y इंटू 10 इक्वल टू 100। ये बन जाएगा 5 इंटू 1 5 होता है, और प्लस y इंटू 10 मतलब 10y बन जाएगा इक्वल टू 100। यहाँ से हमारे पास में 10y जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस, क्योंकि ये 5 यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा 100 माइनस 5, तो 95 रह जाएगा। तो y कितना रह जाएगा हमारे पास में? 95 डिवाइडेड बाय 10, जो कि हमारे पास आ जाता है 9.5 के बराबर। मतलब जब आपके पास में कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल 1 रुपया होगी तब आपके पास में कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो 9.5 के बराबर आएगी। कितने आएगी? 9.5 के बराबर। ठीक है, रुपीज़ में 9.5 रुपीज़। इसी तरीके से अगर आपके पास में मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल आप 2 रुपये ले रहे हो, कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल अगर आप 2 रुपये ले रहे हो, तब आपके पास में कॉस्ट ऑफ 1 मैंगो कितना आएगा? तब भी आप ऐसे ही सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? दूसरी कंडीशन में चले जाएंगे तो दूसरी कंडीशन में हमारे पास में क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5 है ना, ऐसे ही बनेगा ना। 1 की जगह आप क्या हो जाएगा? x इंटू 5 था ना, तो 2 इंटू 5, क्योंकि x की जगह आप 2 ले रहे हो, तो 2 इंटू 5 प्लस y इंटू 10 इक्वल टू 100। ये बन जाएगा हमारे पास 10y इक्वल टू 100 माइनस 10, क्योंकि ये 5 इंटू 2 10 होता है, प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 बन जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा? माइनस का 10, और ये y हमारे पास में बन जाएगा 10 माइनस 100 माइनस 10 90, और 90 यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ में, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, तो 0 0 कैंसल इक्वल टू 9 के बराबर आ रहा है। ठीक है, जब आप एक एप्पल को 2 रुपये में ख़रीद रहे हो तब आप उसी टाइम पे एक मैंगो के बदले में 9 रुपये दे रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से जैसे जैसे आप यहाँ पर x की वैल्यूज़ को भरते जाओगे वैसे वैसे यहाँ पर आपको y की वैल्यू भी मिलती जाएगी। मतलब आप अनलिमिटेड वैल्यूज़ को यहाँ पर x की जगह भर सकते हैं और अनलिमिटेड वैल्यूज़ ऑफ y को यहाँ पर आप हासिल
कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो हमारे पास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होती हैं उनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलते हैं। आप जितनी बार x की वैल्यू भरोगे उतनी बार आपको y की वैल्यू कोई ना कोई ज़रूर मिलेगी, या फिर जितनी बार आप y की वैल्यू को पुट करोगे उतनी बार आपको x की वैल्यू भी ज़रूर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आपको याद रहे कि जो भी आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हो वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होती हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देती हैं। बात कर लेते हैं अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन जोड़े की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? जोड़े की फॉर्म में। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेकिन कौन सी? पेयर वाली फॉर्म। ठीक है, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पर भी आपको लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ही दे के रखी हुई होंगी, लेकिन एक नहीं बल्कि दो दे के रखी होंगी। मतलब आप ये समझ लो कि यहाँ पर भी जो भी आपको स्टेटमेंट दे के रखी हुई होंगी वो स्टेटमेंट आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की दो इक्वेशन बनाने में मदद करेंगी। दो इक्वेशन बनाएंगी वो, और वो दोनों की दोनों इक्वेशन जो होंगी एक दूसरे के साथ में लिंक्ड होगी किसी कंडीशन के साथ में। जब तक कोई कंडीशन नहीं होगी तब तक आप इक्वेशन बना ही नहीं सकते हो, तो कोई ना कोई कंडीशन आपको ज़रूर दे के रखी हुई होगी। अब बात आती है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की केस में हमने देखा कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस निकलते थे, तो यहाँ पर तो आपको दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दे के रखी हुई होंगी। तो क्या यहाँ पर दोनों इक्वेशन के लिए अलग अलग सोल्यूशन निकलेंगे? नहीं, यहाँ पर जो भी सोल्यूशन निकलेगा वो ऐसा सोल्यूशन होगा जो कि दोनों इक्वेशंस को, दोनों लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सेटिस्फाई करेगा। और वो सोल्यूशन तब निकलता है, ये सोल्यूशन तब हमको हासिल होता है जब हमारे पास में जो सोल्यूशन होता है दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। या फिर अगर हम ग्राफिकली बोलें तो इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन हमको तब मिलेगा जब ये लाइनें जो होंगी, ठीक है, इन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने वाला जो ग्राफ होगा जो कि लाइन फॉर्म में होगा, जब वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, क्योंकि दो इक्वेशंस हैं तो दो ग्राफ बनेंगे जो कि दोनों ही सीधी लाइन में होंगे। सीधी लाइन में इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन ही होती है। तो दो लीनियर इक्वेशन है तो दो ग्राफ बनेंगे जो कि दोनों की दोनों सीधी लाइनें होंगी। यहाँ पर भी ये दोनों की दोनों सीधी लाइनें कट करेंगी, ठीक है। तो जिस पॉइंट के ऊपर कट करेंगी वही पॉइंट, ग्राफ पेपर के ऊपर आपने देखा होगा कि जब लाइनें कट करती हैं, जिस पॉइंट के ऊपर वो कट करेंगी वो पॉइंट हमेशा एक डायरेक्शन आपको देगा या फिर आपको कोऑर्डिनेट्स देगा, एक x की तरफ और दूसरी y की तरफ। एक x की तरफ और दूसरा y की तरफ आपको लोकेशन देगा उस पॉइंट की, ठीक है, जिनको हम x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो हर एक पॉइंट की ग्राफ पेपर के ऊपर एक लोकेशन होती है, x कोऑर्डिनेट पे और y कोऑर्डिनेट पे। तो जाहिर सी बात है जहाँ पर भी कट करेगा वहाँ पर जो पॉइंट बनेगा उसकी भी कोई कोऑर्डिनेट्स होंगी, x एक्सिस पे और y एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी उस पॉइंट की, और y एक्सिस पे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी उस पॉइंट की। तो आपके पास में x वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी और y वेरिएबल की भी वैल्यू आपको मिल जाएगी। लेकिन ये वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से होंगी कि ये दोनों वैल्यूज़ दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी। इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करेगी और इक्वेशन 2 को भी ये x और y की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो होते हैं इनका जो जोड़ा होगा
उनका जो सोल्यूशन होगा वो तभी हमको मिलता है जब लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं या दोनों लाइनें के बीच के दोनों लाइनों के ऊपर जो पॉइंट है वो कॉमन आए, ठीक है, वो कॉमन पॉइंट ही सोल्यूशन होता है। तो सोल्यूशन के लिए हमारे पास में दो कंडीशंस बनती है, एक तो ये वाली जिसमें इंटरसेक्ट होती है और दूसरी कंडीशन जिसमें आपको सोल्यूशन मिलेगा वो हो सकती है कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, मतलब दोनों इक्वेशंस एक ही लाइन के ऊपर आए तब भी आपको सॉल्यूशंस मिलते हैं। लेकिन इस वाले केस में आपको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि x की बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी और y की भी बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। अगर इस तरीके का ग्राफ हुआ तो एक ही वैल्यू होगी x की और y की जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तीसरी कंडीशन के बीच में आपको ग्राफ इस तरीके से मिल जाएगा जिसके बीच में आप देखोगे कि कोई भी आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। वैसे ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जोड़े की या फिर आप कह लो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कब आपको देखने को मिलता है, किस तरीके की कंडीशंस वहाँ पे पैदा होती है स्टेटमेंट्स के बीच में या सवालों के बीच में, यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जोड़ा मिलता है। तो उसी की ही एक एग्जांपल कर लेते हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आपको जोड़ा मिल जाता है जब आप स्टेटमेंट को इक्वेशन में तब्दील करते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखी हुई है, तो देखो इस एग्जांपल को अगर मैं पढ़ता हूँ, एग्जांपल में क्या लिखा है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला जो एक लड़की का नाम है, उनके गांव के बीच में मेला लगा हुआ है, फेयर लगा हुआ है, उस मेले में वो जाती है। वहाँ पर वो क्या करती है, शी वांटेड टू एंजॉय राइड ऑन द जाइंट व्हील। वहाँ पर एक झूला लगा हुआ है, आपने देखा होगा बहुत बड़ा चक्का जैसा लगा हुआ होता है जो कि घूम रहा होता है, उसके ऊपर झूला लिया जाता है। तो उसके ऊपर वो झूला लेना चाहती है, ठीक है। साथ ही साथ वो क्या खेलना चाहती है, हुपला खेलना चाहती है। क्या खेलना चाहती है, हुपला। हुपला भी एक खेल है। इस खेल में क्या होता है कि आपको एक रिंग दिया जाता है। क्या दिया जाता है, रिंग दिया जाता है। कुछ इस तरीके से सर्कुलर रिंग होगा, उस रिंग को पकड़ करके आपको आगे रखी हुई चीज़ों के ऊपर डालना होता है। अगर ये रिंग किसी चीज़ के ऊपर पड़ जाता है और उस चीज़ को ये घेर लेता है तो समझो वो चीज़ आपकी हो जाती है। तो वही चीज़ वहाँ पर भी खेली जा रही थी। तो ये अखिला उस बड़े से चक्के के ऊपर, बड़े से व्हील के ऊपर भी झूला लेना चाहती है, राइड करना चाहती है और साथ ही साथ हुपला भी खेलना चाहती है। अब कंडीशंस क्या बन रही है, कहता है आगे जाके, वो कहता है द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। जितने टाइम उसने हुपला खेला है वो नंबर जो है इज़ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी हैड राइड्स। मतलब जितना उसने हुपला खेला है, हुपला खेलने की मतलब जितना उसने हुपले की गेम्स खेली हैं वो गेम्स जो हैं वो आधी हैं। किसका आधी हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स शी हैड राइड्स ऑन द जाइंट व्हील। जितने उसने जाइंट व्हील के ऊपर चक्कर लगाए हैं, जितनी उसने राइड्स ली हैं, उनके आधे के बराबर उसने हुपला की गेम्स को खेला है। तो पहली कंडीशन यहाँ से आपको मिल रही है। दूसरी कंडीशन देखो आगे जाके कहाँ से मिल रही है। तो दो कंडीशंस, क्योंकि दो इक्वेशन बन रही हैं तो दो कंडीशंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगले वाले में आपको कौन सी कंडीशन मिल रही है उसको भी समझ लेते हैं। आगे जाके वो कहता है इफ़ ईच राइड कॉस्ट ₹3। कहता है अगर झूले के ऊपर झूला लेते टाइम एक चक्कर लगाने में, जो वो चक्कर लगा रहा है, एक राइड का उसको अगर ₹3 देना पड़ रहे हैं, ठीक है, एक राइड का उसको कितने ₹3 देना पड़ रहे हैं, और साथ ही साथ हुपला की एक गेम को खेलने के लिए अगर उसको ₹4 देना पड़ रहे हैं, ठीक है। हाउ वुड यू फाइंड आउट द नंबर ऑफ राइड्स। अब आपको पता करना है कि उसने कितनी राइड्स ली और कितनी बार उसने हुपला खेला है। कितनी बार उसने राइड्स ली, कितनी बार उसने मतलब चक्के के ऊपर झूला लिया है, और कितने टाइम उसने हुपला को खेला है, कितनी गेम्स खेली हैं हुपला की, प्रोवाइडेड, जो आपको कंडीशन दे के रखी है, प्रोवाइडेड दैट शी स्पेंट टोटल ₹20। टोटल उसने ₹20 खर्च किए हैं
हुपला खेलने में भी और साथ ही साथ राइड्स लेने में भी जो टोटल पैसे उसने खर्च किए हैं वो 20 रुपये खर्च किए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दो कंडीशंस आपको दे के रखी हुई हैं। तो जब भी आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दे के रखी हुई होंगी, वहाँ पर आपको हमेशा दो कंडीशंस दे के रखी हुई होंगी, तभी तो आपके पास में दो इक्वेशंस बनेंगी, तभी तो आप दो चीज़ों को बराबर करोगे दो अलग अलग कंडीशंस के मुताबिक, ठीक है। और ये दोनों कंडीशन जो होंगी एक दूसरे के साथ में लिंक्ड होगी। जब तक ये दो कंडीशंस नहीं होंगी तब तक आपके पास में दो इक्वेशंस बनेंगी ही नहीं, ठीक है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बनाने के लिए आपके पास में दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है, दो अननोन नंबर्स का होना ज़रूरी है और दो अननोन नंबर्स का होना ज़रूरी है और साथ ही साथ दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है, तब जाके आपके पास में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगी। अब देखो मैं इसी इक्वेशन को इसी जो स्टेटमेंट्स दे के रखी हैं इनको इक्वेशंस में तब्दील करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात, अगर मैं ऊपर वाली लाइनों को पढूं तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास में एक चीज़ का पता नहीं है और वो क्या चीज़ है कि हुपला की कितनी गेमें खेली हैं ये आपको पता नहीं है। दूसरा, कितने उसने बड़े से जाइंट व्हील के ऊपर चक्कर लगाए हैं, ठीक है, राइड्स ली हैं, वो भी आपको पता नहीं है। तो हम यहीं से ही शुरू करेंगे, जो चीज़ें आपको पता नहीं है वहीं से ही शुरू करेंगे। तो सॉल्यूशन में जब आप लिखोगे तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले लिखोगे वहीं से जहाँ से चीज़ें अननोन हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको अननोन है, नंबर ऑफ गेम्स ऑफ हुपला एंड नंबर ऑफ गेम्स ऑफ नंबर ऑफ राइड्स ऑफ व्हील, ठीक है, ये चीज़ें। तो लेट द नंबर ऑफ राइड्स ऑन व्हील, ठीक है, ऑफ व्हील, जो भी उसने व्हील्स की राइड्स ली हैं उनको मान लेते हैं हम x मान लेते हैं, चलो x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ राइड्स ऑफ व्हील भी x। इसी तरीके से लेट द नंबर ऑफ गेम्स ऑफ हुपला, ठीक है, शी प्लेड, जो उसने खेली हैं उनको हम मान लेते हैं y, क्योंकि ये दोनों की दोनों चीज़ें हमको अननोन है। ना तो ये पता है कि कितनी उसने राइड्स ली हैं और ना ही ये पता है कि कितने उसने हुपला की गेम्स खेली हैं। लेकिन पहली कंडीशन के अगर मुताबिक चले, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर मैं चलता हूँ तो पहली कंडीशन के मुताबिक अगर मैं चलूँ तो वो कहता है कि जितने उसने हुपला की गेम्स खेली हैं, ठीक है, यहीं पर पढ़ लो उसको, यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिखा है ना, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, जितनी उसने हुपला की गेम्स खेली हैं दैट इज़ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ टाइम्स शी हैड राइड ऑन जाइंट व्हील, जितने उसने जाइंट व्हील के ऊपर चक्कर लगाए हैं उसके आधे के बराबर उसने हुपला की गेम्स खेली हुई हैं, ठीक है। तो देखो, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन मेरे पास क्या बन जाता है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये बन जाता है कि नंबर ऑफ गेम्स ऑफ हुपला, है ना, नंबर ऑफ गेम्स ऑफ हुपला जो कि y के साथ में डिनोट हो रहा है, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ, आधा होना चाहिए, किसके आधा, नंबर ऑफ राइड्स के आधे के बराबर होना चाहिए। यही कंडीशन है ना। तो ये फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक हमने वेरिएबल्स को इक्वेशन में तब्दील कर दिया। तो ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। इसको फर्दर अगर मैं लिखना चाहूँ और इसको लिखने की कोशिश करूँ तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, इसको और सॉल्व करने की मतलब ज़ीरो वाली कंडीशन, ज़ीरो वाली इक्वेशन की फॉर्म में अगर इसको तब्दील करना चाहूँ तो मेरे पास में बन जाएगा 0 इक्वल टू y, यहाँ पर प्लस का है, इधर आके माइनस का y बन जाएगा, ठीक है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो
1/2x माइनस वाई इक्वल टू 0। एक ही बात है। तो ये इक्वेशन आपके पास में फर्स्ट तैयार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वेशन आपके पास में फर्स्ट तैयार हो गई। ठीक है, आपने फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक फर्स्ट इक्वेशन तैयार कर ली। अब सेकंड कंडीशन के मुताबिक आप सेकंड इक्वेशन को तैयार कर लोगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आपको बनानी है उसकी एक इक्वेशन तो आपके पास में बन गई है। ठीक है, तो दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो बनेगी उसके लिए सेकंड कंडीशन का होना ज़रूरी है, और सेकंड कंडीशन आपको दे के रखी हुई है। और वो कंडीशन है क्या? कहता है कॉस्ट ऑफ, यहाँ पर लिखा है ना, क्या था? कॉस्ट ऑफ वन गेम ऑफ हुपला, वन गेम ऑफ हुपला। हुपला की एक गेम की जो कॉस्ट हमारे पास में आ रही है, ठीक है, वो कितनी आ रही है? 4 रुपये। कितनी आ रही है? 4 रुपये। उसके बाद में कॉस्ट ऑफ वन राइड ऑफ द जॉइंट व्हील। जॉइंट व्हील के ऊपर एक राइड की कितनी कॉस्ट आ रही थी, वो भी आपको दे के रखी है, ₹3। कितनी? ₹3 आपको दे के रखी है। अब यहाँ पर भी दूसरी कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही थी। पहली कंडीशन यहाँ पर लागू हुई, दूसरी कंडीशन यहाँ पर लागू हो रही थी। और दूसरी कंडीशन के मुताबिक वो क्या कहता है? दूसरी कंडीशन में वो कहता है कि दोनों गेम्स को खेलने के लिए जो उसने टोटल पैसे खर्च किए हैं वो 20 रुपये खर्च किए हैं। तो टोटल मनी स्पेंट कितनी है? ₹20। ठीक है, अब यहाँ से दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे? इक्वल टू 20 आना चाहिए। लेकिन क्या 20 आना चाहिए? जो टोटल पैसे उसने दोनों गेम्स को खेलने के लिए खर्च किए हैं, हुपला को खेलने के लिए और व्हील के ऊपर झूला लेने के लिए जितने पैसे खर्च किए हैं, टोटल को मिला करके 20 के बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास में पता होना चाहिए कि हुपला को खेलने के लिए, हुपला की गेम्स को खेलने के लिए उसने टोटल पैसे कितने खर्च किए। तो उसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? कॉस्ट ऑफ वन गेम ऑफ हुपला इनटू टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, है ना? ऐसे ही करोगे ना। तो आप क्या करोगे? हुपला गेम्स को खेलने के लिए टोटल पैसे जो उसने खर्च किए हैं उसको निकालोगे कैसे? सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ वन गेम ऑफ हुपला, वो कितनी है? ₹4, है ना? कॉस्ट ऑफ वन गेम ऑफ हुपला वो है ₹4 इनटू टोटल गेम्स ऑफ हुपला प्लेड। टोटल गेम्स ऑफ हुपला कितनी है? Y। कितनी है? Y। ठीक है, तो ये आ गया Y। यहाँ तक तो हो जाएगी ये कॉस्ट किसकी? ये हो जाएगी कॉस्ट जितने उसने हुपला की गेम्स को खेलने के लिए खर्च किए हैं। उसके बीच में अगर मैं जमा करूं वो कॉस्ट जो उसने व्हील के ऊपर झूला लेने के लिए खर्च किए हैं, तो व्हील के ऊपर झूला लेने के लिए कितने पैसे उसने टोटल खर्च किए हैं उसको निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक झूले के कितने रुपीज़ हैं? ₹3। तो टोटल उसने झूले कितने लिए थे? टोटल राइड्स कितनी ली थी? टोटल राइड्स उसने ली थी X। ठीक है, टोटल राइड्स कितनी ली थी? X। तो टोटल राइड्स इनटू कॉस्ट ऑफ वन राइड अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास टोटल पैसे निकल जाएंगे जो उसने झूला लेने के लिए खर्च किए हैं। अगर मैं इन दोनों को जमा करता हूँ तो मेरे पास टोटल खर्च जो है वो 20 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये बन जाएगी यहाँ से हमारी दूसरी इक्वेशन। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा 4 इंटू वाई, 4y बन जाएगा, प्लस 3 इंटू एक्स, 3x बन जाएगा। और यहाँ पर ये 20 प्लस का है, इधर आके माइनस का 20 बन जाएगा और बन जाएगा ये इक्वल टू 0। ये बन जाएगी मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। क्या बन जाएगी? सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। किसकी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की ये सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि सवाल को पहले अच्छे तरीके से समझा,
स्टेटमेंट्स को अच्छे तरीके से समझा। उसमें दो कंडीशंस जो आ रही हैं उन कंडीशंस के मुताबिक हमने चीज़ों को इक्वल करने की कोशिश की है। तो दो कंडीशंस थी, तो दो कंडीशंस के मुताबिक दो इक्वेशंस बनी, और इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स से सबसे पहले इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, तो ये इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाती हैं वो आपको समझ में आया होगा। कंडीशंस क्या क्या होती हैं उसके बीच में, किस तरीके से कंडीशन को समझा जाता है वो भी आपको समझ में आया। कितनी कंडीशंस होती हैं किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली जो सवाल होते हैं उसके बीच में कितनी कंडीशंस होती हैं वो भी आपके समझ में आया होगा। तो दो कंडीशंस ज़रूरी होना होती है, दो अननोन वैल्यूज़ का होना ज़रूरी होता है, और ये दोनों की दोनों कंडीशंस जो हैं ये उन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ में लिंक करती हैं। ठीक है, उसके बाद में जब हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आ जाता है, आगे वाले स्टेप में हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो अब इन दोनों इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स जो हमको हासिल हो चुकी हैं, अब इनके सल्यूशन को हमको कैसे ढूंढना है उस वाली साइड में हम चलते हैं, उस स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं जो जो हमको दो इक्वेशंस हासिल हुई हैं। इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, चलो इसको अलग वाले पेज पे ही कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेता हूँ। कौन कौन सी इक्वेशन इसके बीच में हमको हासिल हुई हैं। इक्वेशन 1 जो हमको यहाँ पर हासिल हुई है दैट इज़ 1/2x माइनस y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन 1 हमको हासिल हुई, और दूसरी इक्वेशन जो हमको हासिल हुई है नीचे देख लो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लूँगा मैं इसको। ठीक है, इक्वेशंस जो भी आपको हासिल होंगी उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 4y + 3x - 20 इक्वल टू 0 था। अब मैं इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील करूं तो y वाला x वाला पहले आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास में। चलो मैं पहले इसको ऐसे लिख लेता हूँ। क्या था हमारे पास में आया हुआ, 4y + 3x - 20 इक्वल टू 0। अब इसको भी मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हो y वाला पहले आ रहा है और x वाला बाद में आ रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा थोड़ी ना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहले x वाले को लिखा जाएगा और उसके बाद y वाले को लिखा जाएगा। तो मैं इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में जब तब्दील करूँगा, मेरे पास ये बन जाएगा 3x + 4y - 20 इक्वल टू 0, और ये बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है, दो इक्वेशंस आपके पास में आ गई। अब इनकी जनरल फॉर्म को आप लिख लो। क्या लिखोगे, इक्वेशन 1 की भी जनरल फॉर्म लिखोगे और इक्वेशन 2 की भी आप जनरल फॉर्म को लिखोगे। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1 वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास a1x + b1y + c1 इक्वल टू 0। यही बनेगी ना, यही बनेगी। तो इसके मुताबिक अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को देखता हूँ तो मेरे पास a1 क्या आ रहा है, यहाँ पर a1 यहाँ पर मेरे पास में आ रहा है 1/2 आ रहा है कि नहीं, देख लो। a1 जो आ रहा है मेरे पास में वो 1/2 आ रहा है। इसी तरीके से b1 जो मेरे पास में आ रहा है दैट इज़, देख लो इस y के साथ में कोई भी कोएफिशिएंट नहीं नज़र आ रहा है, तो जिसके साथ में कुछ भी नहीं होता उसके साथ में हमेशा 1 होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, वो 1 किसका आएगा, माइनस का साइन है ना, तो साइन के साथ में इसको पकड़ना है, माइनस का 1 आएगा। b1 क्या आ रहा है, माइनस का 1। आगे जाके c1 भी तो होना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं मुझे यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म दिख ही नहीं रही है। तो कांस्टेंट टर्म दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म जब दिख नहीं रही होती है तब आप समझ जाना कि वहाँ पर कांस्टेंट टर्म की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पर आप c1 0 लिख सकते हो। ठीक है,
ये होगी जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 1। इसी तरीके से जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2 भी होगी, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2 के बीच में आपके पास में क्या होना चाहिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 2। इस इक्वेशन के मुताबिक अगर मैं चलता हूँ तो मेरे पास में जो a2 मिल रहा है दैट इज़ 3, ठीक है। a2 जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है, और b2 जो मुझे मिल रहा है दैट इज़ 4, ठीक है। और c2 जो आपको मिल रहा है यहाँ पर दैट इज़ माइनस का 20, है ना। माइनस साइन के साथ में लेने होते हैं, जो भी आप कोएफिशिएंट ले रहे हो वो साइन के साथ में लेने होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में a1 b1 c1 a2 b2 और c2 ये तीनों चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपके पास में हासिल हो चुकी हैं। अब आपको इन इक्वेशंस का सल्यूशन ढूंढना है। तो सल्यूशन ढूंढने के लिए या तो आप चले जाओ, कौन सा तरीका जिसको आप ग्राफिकल मेथड कहते हो, उस वाले मेथड से भी आप इनके सल्यूशन को ढूंढ सकते हो, ठीक है। ग्राफिकल मेथड से भी आप इनके सल्यूशन को ढूंढ सकते हो। अगर ग्राफिकल मेथड की तरफ नहीं जाना चाहते हो, अलजेब्रिकली इसको आप सॉल्व करना चाहते हो, तो 3 मेथड तो हैं ही आपके पास में। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, जिसमें आप एक इक्वेशन के बीच में से वैल्यू को हासिल करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू को आप दूसरे वेरिएबल की वैल्यू की फॉर्म में हासिल करते हैं, जिसको बाद में आप अगली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके एक वेरिएबल की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई सा भी मेथड जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। तो मैं बारी बारी से हर एक मेथड का यूज़ करके इसको करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं करता हूँ इसको एलिमिनेशन वाले मेथड से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सा, फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। मेथड 1 मैं एलिमिनेशन वाले से कर रहा हूँ पहले, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के बीच में आने वाले किसी एक वेरिएबल को सबसे पहले बराबर करने की कोशिश करेंगे। उसमें भी जाने से पहले मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा। चलो मैं चेक करके देख लेता हूँ कि इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के किस तरीके के मुझे रिज़ल्ट मिलने वाले हैं। क्या वो यूनिक सोल्यूशन देने वाला है, क्या वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देने वाला है, या फिर कोई भी सोल्यूशन हमको देने वाला नहीं है। तो कैसे चेक किया जाता है, रेशियो को कंपेयर करके, a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2 करके, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ a1 ओवर a2 करके लिखता हूँ, a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 करके देख लेता हूँ क्या ये बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। a1 क्या था मेरे पास में, 1/2 डिवाइडेड बाय b1 क्या, b2 क्या था, a2 क्या था मेरे पास में, a1 था 1/2 और a2 था मेरे पास में 3 इक्वल टू b1 क्या है मेरे पास में, b1 है मेरे पास में -1 और b2 क्या है मेरे पास में, b2 है मेरे पास में 4। क्या ये रेशो एक जैसी आपको दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। यहाँ पर आप देख रहे हो कि a1 ओवर a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। तो जब ऐसा आपको देखने को मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि यू आर गोइंग टू गेट यूनिक सॉल्यूशन। मतलब आपके पास में एक ही सॉल्यूशन मिलने वाला है, y की एक ही वैल्यू आने वाली है, x की एक ही वैल्यू आने वाली है, जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है।
तो यहाँ से आपको इस चीज़ का तो गैस हो जाएगा। चलो मैं एलिमिनेशन मेथड से अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले किस वेरिएबल को बराबर करने की कोशिश करूँगा? चलो मैं x को ही इसके बीच में बराबर करने की कोशिश करता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करने पड़ेगा? उसके लिए मुझे करना पड़ेगा इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 2 के x वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ में। तो क्या बन जाएगा मेरे पास में? ये बन जाएगा मेरे पास में 3। चलो सबसे पहले इनको इक्वेशंस को ही लिख लेता हूँ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। 1/2 x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये 1 थी, और दूसरी क्या थी? 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 2 थी। आगे जाके क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1/2x माइनस y, ठीक है, माइनस y प्लस कांस्टेंट को मैं 0 रख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कांस्टेंट है नहीं है, वो 0 है। उसको 0 लिखो या ना लिखो, चलो मैं 0 लिख रहा हूँ, उस कांस्टेंट को 0 लिख रहा हूँ, 0, ठीक है। और ये किसके बराबर होना चाहिए? इक्वल टू 0 के बराबर। ये क्या बन जाएगा मेरे पास में? ये बन जाएगा मेरे पास में 3 इंटू 1/2, ये बन जाएगा 3/2x माइनस 3 इंटू वाई बन जाएगा माइनस 3y, और प्लस 0 इंटू 3 करूँगा तो ये 0 ही रहेगा, इक्वल टू 0 इंटू 3 करूँगा तो 0 ही रहेगा। ये बन जाएगी मेरे पास में इक्वेशन 3, ठीक है। क्या बन जाएगा? इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 4 हासिल करनी है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मुझे अब करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इस x के इक्वेशन 2 के x वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ में इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया था। अब हम इक्वेशन 1 के बीच में x वेरिएबल के कोएफिशिएंट के साथ में इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है क्या इक्वेशन 1 में? 1/2। 1/2 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? 3x के साथ में, प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेरे पास में 3x 1/2 बन जाएगा 3/2x, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 4 करोगे तो ये बन जाएगा 2y रह जाएगा, क्योंकि 2 1 2, 2 2 4 हो जाएगा कि नहीं? तो ये बन जाएगा मेरे पास में 2y, ठीक है। उसके बाद में माइनस का निशान, और क्या 1/2 इंटू 20 करोगे तो रह जाएगा मेरे पास में 10, ठीक है। कितना रह जाएगा? 10 रह जाएगा, माइनस का 10 आ गया। उसके बाद इक्वल टू 0 इंटू 1/2, तो 1/2 के साथ में अगर 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही रहेगा। ये हो जाएगी मेरे पास में इक्वेशन 4। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को निकाल देना है। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है। इक्वेशन 3 में से आपने इक्वेशन 4 को निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा? कर लेते हैं आगे। यहाँ पर रखता हूँ इसको, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर इक्वेशन 3 है क्या मेरे पास में? इक्वेशन 3 है मेरे पास में 3/2x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल टू 0। इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ, माइनस किसको करूँगा? सेम टर्म के नीचे सेम टर्म ही रखूँगा, 3/2x, ठीक है, 3/2x प्लस
2y माइनस 10 इक्वल टू 0, यही आएगा ना। अब देखो इक्वेशन ये क्या थी, इक्वेशन 3 थी, ये क्या थी, इक्वेशन 4 थी। इक्वेशन 3 में से अगर मैं इक्वेशन 4 को निकाल रहा हूँ तो इस माइनस के साइन की वजह से इक्वेशन 4 के अंदर वाली जो टर्म्स हैं उनके साइन भी बदल जाएंगे। ये प्लस का था, ये बन जाएगा माइनस का, ये प्लस का था, ये बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का है, ये बन जाएगा प्लस का। और क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा मेरे पास में 3/2x, और ये क्या है माइनस का 3/2x, कैंसिल हो जाएगा। माइनस का 3y, माइनस का 2y, माइनस का 5y रह जाएगा, है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, निशान माइनस का। उसके बाद प्लस का 0 और प्लस का 10, तो ये प्लस का 10 आ जाएगा जो कि इक्वल टू 0 आ रहा है। ठीक है, आगे इस इक्वेशन को मैं फर्दर सॉल्व करूं तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, देखो आगे जाके क्या बनेगा। ये बन जाएगा मेरे पास माइनस का 5y इक्वल टू, ये प्लस का 10 है, इधर जाके ये माइनस का 10 हो जाएगा, और y इक्वल टू -10 ओवर -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जो है मुझे मिल जाएगी 2। ठीक है, जब आपके पास में y की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है, एक वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल गई। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा होगा, एलिमिनेशन मेथड जो होता है इसके बीच में यूजुअली जो कोशिश होती है वो यही होती है कि इन 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को हम एक वेरिएबल वाली इक्वेशंस के बीच में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर आकर के ये 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन ही रह गई है, तो जब 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन रह जाती है तो 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन को सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो यहाँ से हमको 1 वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। अब इस 1 वेरिएबल वाले वैल्यू की, ठीक है, जैसे y इक्वल टू 2 आ रहा है, इस वैल्यू को अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 2 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 3 में पुट करो, चाहे इक्वेशन 4 में पुट करो। तो उस वैल्यू को पुट करने के बाद में अब आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब मैं करने जा रहा हूँ वही, नाउ putting the value of y, ठीक है, ये y की वैल्यू है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, मैं चलो इसको इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ, किसमें, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। और इक्वेशन 1 मेरे पास में क्या थी, इक्वेशन 1 थी मेरे पास में 1/2x माइनस y इक्वल टू 0, ये थी। यहाँ पर y की जगह मुझे क्या भरना है, 2 भरना है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास में 1/2x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही बनेगा, यही बनेगा। और क्या बन जाएगा, 1/2x इक्वल टू माइनस का 2 है, इधर आके ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो x इक्वल टू, यहाँ पर 1/2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर 2 जो है वो डिनोमिनेटर है, इस साइड में जाकर ये न्यूमरेटर बन जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारे पास में x की भी वैल्यू आ गई। x की वैल्यू हमने कितनी निकाली, x की वैल्यू इक्वेशन के मुताबिक 4 आ रही है। तो इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास में आ गई। तो व्हाट डिड वी गेट, वी गॉट x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 2। ये हमको वैल्यूज़ हासिल हो रही हैं, या ये हमको सोल्यूशन इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का ये सॉल्यूशंस हमको हासिल हो रहे हैं। ये 2 वैल्यूज़, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 जो है, ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। अब मैं चेक करके भी देख लेता हूँ कि जो हमने वैल्यूज़ निकाली हैं क्या वो सही है भी हैं कि नहीं है, क्या हमने सॉल्यूशन जो निकाले हैं वो सही है भी हैं
कि नहीं है। कैसे करूँगा चेक, कर लेते हैं चेक। इक्वेशन 1 के बीच में ही x और y की वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ, चेक करने जा रहा हूँ ना। x इक्वल टू क्या है 4 और y इक्वल टू क्या है 2, चेक करने जा रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 को पकड़ लेता हूँ, 1/2x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये क्या बन जाएगा, 1/2 x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह आएगा 4, ठीक है, माइनस y की जगह क्या आएगा 2 इक्वल टू 0। उसके बाद 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या रह जाएगा, ये बन जाएगा 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 2 में से 2 निकालोगे तो 0 आता है, 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। जब लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए वैल्यूज़ को पुट करने के बाद में, तो समझ जाओ जो आपने सल्यूशन निकाला है वो सही सल्यूशन निकाला है। जो आंसर आपने निकाले हैं वो सही आंसर निकाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वैल्यूज़ इनकी निकाल ली हैं जो कि इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती होंगी। उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आया होगा, ये सल्यूशन निकालने का तरीका आपको समझ में आया होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स कैसे बनती है, कब ये बनती हैं, या फिर आपको स्टेटमेंट्स अगर दे के रखी हुई होंगी तो उनके बीच में 2 कंडीशंस भी आपको दे के रखी होंगी जो कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जोड़ा बनाने में आपको मदद करेगी। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, कल हम फिर हाज़िर हो जाएंगे अगले कुछ सवालों के साथ में, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।